आपको क्या लगता है कि ये मामला कहाँ जाके ठहर सकता है? वालिदैन क्या करें इस मामले में, किस तरह बच बचाव कराएं? आई डोंट नो। बज़ाहिर तो हम एक इस्लाम पसंद माशरे में खड़े हुए हैं, हमने एक टोपी दाढ़ी लगा ली है, लेकिन अंदर क्या है कि हमारे बच्चों को, बल्कि हम सबको इस वक्त एक ओवर एंटरटेन्ड मीडिया की आदत हो गई है। हम चाहते हैं सारा वक्त हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई एंटरटेनमेंट मिलती रहे। वहाँ पे तो वो डायलॉग एक सीखा रटा रटाया सामने से आता है, तो क्या आपका दिल भर गया है? हाँ, तो मतलब हमारे यहाँ तो मी टाइम की एक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है ना। Let's look at the good side of Pakistan from the lenses of the teachers, the doctors, the explorers and the homemakers, the people who make Pakistan Pakistan. Catch me every week as we talk to different people and learn from their experiences so that we can work on building a better future because stories matter. Assalamu alaikum, आदाब, तस्लीमात और खुश आमदीद। एक मज़ेदार और बहुत इम्प्रेसिव पर्सनालिटी के साथ हाजिर हैं। उम्मीद है कि हमारी गुफ्तगू आपके लिए बेहतरीन नाफ़े होगी। मुख्तसर तारुफ़ कराऊंगी अपने मेहमान का और फिर उनसे बात करेंगे और उन्हीं से पूछेंगे कि जो तारुफ़ हमारे पास है ये तो चंद अल्फाज हैं, असल शख्सियत कहाँ है, और वो ख़ुद बयान करेंगे। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रहमान साहब, प्रेसिडेंट हैं क्लिफ्टन डिफेंस कम्युनिटी के और इंटरनेशनली सर्टिफाइड लाइफ कोच हैं, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन एक्सपर्ट हैं और सोशल एंटरप्रेन्योर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला है हमारे लिए और आप हमारे साथ आज मौजूद हैं। और उम्मीद है कि रमज़ान शरीफ बिल्कुल इख्तिताम पर है, तो आज का रोज़ा आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे और आपकी अच्छी अच्छी बातों से हम सबको फ़ायदा हो। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। शुक्रिया तो आपका कि आपने हमारी इज़्ज़त की किताब को पढ़ने के लिए वक्त निकाला। वाह, क्या बात है। और कोशिश करेंगे कि ये जो सेशन है ये देखने वालों के लिए नाफ़े हो और कुछ सीखने का मौका मिले उनको भी और हमें भी, इंशाल्लाह। तो जैसा मैंने आपके तारुफ़ को बयान करते हुए कहा कि ये तो चंद सतरें थीं जो मैंने अब्दुर्रहमान साहब के बारे में कही, असल में अब्दुर्रहमान साहब कौन है? अच्छा, इसकी खोज तो अभी भी जारी है और हालांकि कई पड़ाव, कई मुसाफतों के बाद भी आज भी एक जुस्तजू और जानने का सफ़र एक मुसलसल क्या कहते हैं जारी है। और मेरे ख़्याल ज़िंदगी वही एक चक्करदार एक रास्ता होता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तो वो नुमायाँ होता जाता है। बाज़ दफ़ा आपके सामने हर चीज़ ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन जो आप आगे बढ़ते हैं विजिबिलिटी भी बढ़ती जाती है, तजर्बात की रोशनी में आप आगे ज़्यादा देखने के काबिल होते जाते हैं। तो और यही चीज़ जो हमें आज की जनरेशन को लैग करती है कि वो तजर्बात से बड़े घबराते हैं, चूँकि अब वो एक महदूद दुनिया में, एक मोबाइल की दुनिया में या आप कह लें डिजिटल वर्ल्ड में कैद हो गए, जो एक विजनरी है या एक विजुअल है, हकीकत की दुनिया से काफ़ी दूर है। चूँकि अब वो एक मेटा का दौर आ गया, दूसरी चीज़ें आ गई, ख्याली चीज़ें बहुत आ गई हैं, तो वो तजर्बात और वो सीखने का अमल जारी नहीं रहता। और वो जब जारी नहीं रहता तो ज़ाहिर सी बात है विज़न भी छोटा हो जाता है, सोचने की सलाहियतें भी छोटी हो जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा तजर्बे आपको ज़्यादा विज़न देते हैं और ज़्यादा विज़न आपको ज़्यादा मसाइल को हल करने का क्या कहते हैं एक स्किल फराहम करते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ज़िंदगी मैंने क्लर्क भी, एज ए इंटर्नशिप की क्लर्क भी, उसके अलावा मेडिकल हॉस्पिटल में काम किया, उसके अलावा NGOs में काम किया, उसके अलावा वॉलंटियर वर्क किया, स्कूल्स में काम किया, कॉर्पोरेट का तजर्बा रहा, शिपिंग का, और उसके अलावा कोरियर कंपनी का, और बहुत सारे तजर्बे रहे। और हमेशा एक मकसद यही था कि सीखें कि मेरी फ़ील्ड क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, और सीखने से कभी घबराना नहीं चाहिए। और आज
कोई ज़िंदगी के 30 साल 31 साल बाद अब कुछ चीज़ें नुमाया हो रही हैं, कुछ चीज़ें वाज़े हो रही हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ और मेरे अंदर क्या सलाहियतें हैं और मैं अपनी ज़ात से अपने आप को और अपने आसपास वालों को कैसे फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ। सुभान अल्लाह, ये तो आपने इतनी तफसीली बात और इतनी सारी बातें उसके अंदर कर दी कि इसी के ऊपर हम डिस्कशन करते रहें तो मेरा ख्याल है घंटा बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा। माशाल्लाह आप हाफिज़ भी हैं। जी बिल्कुल, अल्लाह और दीनी उलूम से भी आरास्ता हैं आप, बिल्कुल। ये बताइए कि ये जो इम्तिज़ाज है, लोग अक्सर इससे ज़रा घबराते हैं क्योंकि आई थिंक इसमें ख़ास डिसिप्लिन चाहिए होता है कि जो दीनी उलूम है या जो हिफ्ज़ का मामला है, इसमें आम स्कूलिंग के साथ इसको लेकर के चलना ज़रा दिक्कत आमेज़ है, तो क्या ऐसा है? अच्छा देखिए, बिकॉज सॉरी मैं क़ता कलामी के लिए माफ़ी चाहती हूँ, मैंने देखा है कि माशाल्लाह आपकी तबीयत में शरारत भी है आपकी तबीयत में वो जस्तजू जैसे आपने कही खोज की भी है, आप लोगों को हंसाना भी जानते हैं, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरना भी जानते हैं, और फिर उसके साथ साथ आप हम वक्त एक ऐसी शख्सियत के मालिक भी हैं जिसमें के बच्चों के बहुत करीब आ जाते हैं और बच्चों से बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते हैं। तो ये तमाम जो कॉम्बिनेशन बना, ऑब्वियसली दिस क्रेडिट गोज़ टू योर पेरेंट्स कि ये कॉम्बिनेशन बनाने में, और इसमें अब ये तो आप मुझे बताएंगे कि क्या चीज़ें ऐसी थी, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ, देयर इज़ अ डाइवर्स रेसिपी इन योर पर्सनैलिटी। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली मैं उसके बिल्कुल उलट हूँ जैसा हमारा ख़ानदानी पस मंज़र है, और हमेशा से एक ज़िद रही है कि कुछ डिफरेंट ही करना है, और बाज़ दफ़ा इंसान किसी की अच्छाइयाँ देख के सीखता है और बाज़ दफ़ा इंसान बुरे तजर्बों से सीखता है कि मैंने ऐसा नहीं बनना। तो ये दो तरीके होते हैं सीखने के, और मेरी ज़िंदगी में दूसरा रोल ज़्यादा रहा है कि हाँ ऐसे क्या कहते हैं पेरेंट्स नहीं बनना या ऐसे रिश्तेदार नहीं बनना, जो एग्जाम्पल्स होंगी सामने। जी, तो और जैसे आपने कहा कि दीनी बैकग्राउंड वालों का ख़ास तरह का रख रखाव होता है, लेबल होता है, वो एक मैं उसको कहूँगा एक सतियत एक वो चीज़ होती है, ऊपर की होती है कि बस आपने एक ख़ास हुलिया बना के रखना है, आपने मुस्कुराना नहीं है। जैसे एक मर्द के बारे में मशहूर है कि मर्द रोता नहीं है या मर्द इमोशनल नहीं होता, जज्बाती नहीं होता, तो एक ख़ास तरह के हमने खौल चढ़ाए हैं बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ पे। अब यही वजह है कि एक दीनी मिजाज रखने वाला और एक आम आदमी दोनों में तफरीक इसलिए कि वो अपने आप को बहुत ही कुछ बुलंद चीज़ समझ रहा होता है और वो दूसरे आम आदमी भी उसको इंसान नहीं समझते, तो वो जब कोई वाक़या भी होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। तो मेरा ख्याल है उनको भी थोड़ा फ़रिश्तों वाली क्या कहते हैं दर्जे से नीचे आना चाहिए, आम आदमी बनना चाहिए, और आम आदमी को भी इनको इंसान होने का मार्जन देना चाहिए कि इंसान हंसता भी है, मुस्कुराता भी है और वो घुलता मिलता भी है। ऐसा ही तो हमारी जिबिल्लत है, नेचर में शामिल है, ऐसा ही है। और यही वजह है कि शिद्दत पसंदी जो परवान चढ़ती है वो इसलिए चढ़ती है जब आप हंसना भूल जाते हैं तो फिर आपके दिल में एक बाकायदा एक सख्ती तो आती है, और जब एक सख्ती आती है तो फिर आप दूसरों का एहसास नहीं कर सकते। तो एम्पैथी के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप घुल मिल के रहें, एहसास करने वाले बने, और जब दिल आपका नरम होगा तो आप ऑब्वियसली एहसास भी करेंगे। और जहाँ तक रही बात सीखने की, बच्चों के हवाले से तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही हसास हूँ। जो चीज़ें हमने फ़ेस की या जिस दौर से हम गुज़रे, आज के चैलेंजेस उससे काफ़ी डिफरेंट हैं। और जैसे आज अगर माँ बाप को अगर एक बात हम समझाते हैं तो ये कहते हैं कि हम भी तो ऐसे ही पैदा हुए थे या हमारी भी तो ऐसी ही परवरिश हुई थी, हमने भी तो वही डांटे और मारे खाई हैं। तो बात ये नहीं है। आज एक कामयाबी का फार्मूला ये है कि जब आप जैसे चैलेंजेस होते हैं वैसे एक्ट करते हैं तो कामयाब होते हैं, लेकिन जैसे चैलेंजेस है वैसे एक्ट नहीं कर रहे तो नाकामी मिल रही है। आज पेरेंटिंग की नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये है कि चैलेंजेस बदल गए लेकिन हम एक्ट ही वैसे किए जा रहे हैं, जैसा हमारे साथ हुआ हम वैसे ही किए जा रहे हैं। वो जैसे इसको वैसे मिलाना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुरान में भी खुदा ने यही कहा ना कि वो मुशरिकीन से कहते थे कि भाई तुम ये गलत रास्ता इख्तियार ना करो, तो वो कहते थे हमने अपने आबाओ अजदाद को इस पे पाया तो हम वही करेंगे जो हमने होते हुए देखा है। तो आबाओ अजदाद को उस पे पाना कोई सही होने की निशानी नहीं है, सही होने की अलामत नहीं है। हो सकता है वो गलत भी कर रहे हो और हो सकता है वो जिस दौर में कर रहे हो वो उस दौर के लिए ज़रूरत हो, लेकिन अब वो ज़रूरत नहीं है। तो हमें इन चीज़ों को रिवाइज़
करने की ज़रूरत है, दोबारा से नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए। और यही वजह है, अलमिया ये हमारी सोसाइटी का, कि हमारे पास लीडर्स पैदा नहीं हो रहे, हमारे पास एक क्रिएटिव माइंड्स नहीं हम परवान चढ़वा रहे। क्योंकि वजह यही है कि जिन्होंने परवान चढ़ाना है, जिन्होंने तरबियत करनी है, जिन्होंने विज़न देना है, उनका ही अपना कोई विज़न नहीं है। उनकी ही तरबियत, उनका एक विज़न नहीं है कि वो आगे क्या देखेंगे, तो वो अगली नस्ल को क्या विज़न प्रोवाइड करेंगे। तो वो लीडरशिप का जो फुकदान है वो परवरिश करने वालों में से ही। और किसी को तो कहीं क्या कहते हैं, वो ब्रेक लगाना हो जो सिस्टम चला आ रहा है और आगे से नए शुरू करना हो। मैं ये देख रहा हूँ कि नई जो नस्ल आ रही है, जो नए माँ बाप बन रहे हैं, वो इस चीज़ को बड़ा देख रहे हैं, लेकिन वो उसमें भी इत्तेदाल का मुजाहरा नहीं कर रहे। वो बाज़ दफ़ा लाड प्यार में ज़्यादा निकल जाते हैं। हमें असल फोकस करना है परवरिश को, इज़्ज़त नफ्स के साथ, और उसकी क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस का ख्याल रखते हुए कि उसकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा भी मुतासिर ना हो। आज हम लाड प्यार में वो उसको इतना नाज़ो आराम में रख देते हैं कि वो जिस्मानी खेलों के काबिल नहीं रहता, या वो सख्त हालात के काबिल नहीं रहता। तो सख्त हालात के काबिल बनाना भी एक स्किल है और एक ज़रूरत है। और हम या तो समझते कि पेरेंटिंग बस ये, या तो लाड प्यार दे दो, या डांट दो, मार दो, उसके बीच का कोई रास्ता किसी के पास नहीं। हाँ, तो वो या तो पुराना एक मिजाज चला रहा है, या एक नया मिजाज चला रहा है, कुछ ना कहो या कुछ भी कर दो, हम माँ बाप हैं। तो इन दोनों के बीच में एक एतदाल का रास्ता है, उसको हमें एक्सप्लोर करना होगा। आपकी गुफ्तगू से महसूस हो रहा है कि माशाल्लाह आपका मुशाहिदा बहुत वसी है, और जो तज्ज़िया आपने इस वक्त पेश किया माशाल्लाह इसमें बहुत मुनफरिद बातें। बहरहाल वही मसाइल हैं जो हम इस वक्त माशरे में डील कर रहे हैं, मगर उसको इस शक्ल में, एक तज्ज़िये की शक्ल में पेश करना ये मुश्किल काम है, जो कि आपने बहुत बखूबी अंजाम दिया। अब्दुर्रहमान साहब, ऐसा नहीं लगता हमें, एटलीस्ट मुझे तो लगता है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, यू टू इज़ वेल, कि हमारे बच्चों को, बल्कि हम सब को इस वक्त एक ओवर इंटरटेन्ड मीडिया की आदत हो गई है। हम चाहते हैं सारा वक्त हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंटरटेनमेंट मिलती रहे। जहाँ भी हम जा रहे हैं, किसी सोशल गैदरिंग में जा रहे हैं, हाँ भाई तो कुछ इंतज़ाम है, कुछ और कुछ मज़े का इंतज़ाम है। पहले महफ़िलें या घरों में दावतें हुआ करती थी तो लोग एक दूसरे से बातें करते थे, किस्से होते थे, या जो भी कुछ होता था। अब कहीं ना कहीं हमें ये महसूस होता है कि भाई कुछ इंटरटेनमेंट तो है ही नहीं, ऐसे सूखे सूखे आ गए। हमारे शादी ब्याह का जो रसूमात हैं वो ही बदल के रह गई हैं। मुझे तो नहीं समझ में आता। मुझे लगता है एक छोटी सी कोई इंडियन फिल्म चल रही है जिसमें दूल्हा की एंट्री, फिर दुल्हन की एंट्री, फिर वो घर की बहू बेटियां जो हैं वो एक अजीब तरीक़े से उनकी पेशकश होती है चंद चीज़ों की, और फिर वो रिकॉर्ड होता है, और वो एक ख़ास तरीक़े से तमाम इवेंट्स रिकॉर्ड होते हैं कि लगता है मिनी फिल्म चल रही है। तो शादी ब्याह का मौका तो होता था कि जहाँ पूरे ख़ानदान वाले जुड़ते थे, हाँ खटपट होती थी, वो तो जहाँ चार लोग जमा होते। तो ये जो एंटरटेनमेंट का हमें एक कहते हैं कि हवस हो गई है हमें, इसी तरह बच्चों को अपने तालीमी इदारों में, चाहे वो स्कूल लेवल के हों, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल के हों, वो हर जगह एंटरटेन होना चाहते हैं। और इसका कसूरवार कौन है? क्या ख्याल है आपका? जिसमें दो तीन पहलू हैं। एक तो फेम का पहलू है, एक मटीरियलिज़म, मादियत परस्ती का एक बड़ा पहलू है, और कसूरवार कौन है इसका तो हम फैसला ऑडियंस पे ही छोड़ेंगे इस गुफ्तगू के बाद। पहला, हर इंसान में एक चाहत होती है चाहे जाने की या सराहे जाने की, और अगर उस सराहे जाने के नतीजे में आपको चंद पैसे भी मिल जाएं तो ये कौन छोड़ेगा आज के दौर में। अच्छा, मुझे किसी ने एक ज़माने में कहा था, चूँकि मेरा ट्रेनिंग इंडस्ट्री से बड़ा ताल्लुक़ रहा और मैं गुज़िश्ता 8-10 सालों से ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ। अच्छा, बोलने का मलका शुरू से था, सीखने का भी था, जो हम मुशाहदा करते हैं, तजर्बे करते हैं, उसको हम बयान भी अच्छे अंदाज में कर लेते हैं ताकि उसको लोगों को सीखने का मौका मिले। तो मुझे उन उस्ताद जैसी शख्सियत ने कहा था कि बेटा तुम बड़े ख़ाम माल हो जो बड़ी जल्दी मार्केट में उतर गए हो। मतलब एक रॉ मटेरियल है जो अभी तक पूरी तरह पका नहीं है और लेकिन मार्केट में उतर गया। अच्छा, ये उस दौर की बात थी। अगर हम मैं तो फिर उस एज में था कि एक
आज के दौर के हिसाब से तो बड़ी एक पकी हुई एज कह सकते हैं, लेकिन अगर हम आज के बच्चों को देखें वो तो उससे कहीं ज़्यादा पहले उतर आता है। मेरा भी बच्चा है 3 साल का। अच्छा, वो आजकल के बच्चों में लर्निंग स्किल्स बहुत ज़्यादा है, वो मौक़े हमें नहीं थे जो उनके पास है। एक डिजिटल वर्ल्ड है उनके पास सीखने को। अच्छा, वो अभी तक स्कूल नहीं गया लेकिन उसको ABCD आ गई है, उसको कलर्स का नाम पता है, उसको एनिमल्स नेम पता है, जो हम प्राइमरी मोंटेसरी में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं वो उसको वैसे भी आते हैं। तो वो उसने शायद एक किसी का व्लॉग भी देख लिया। अब वो जहाँ कैमरा देखता है वो हेलो गाइस शुरू कर देता है, हेलो गाइस। वो 3 साल का मुन्नू सा क्यूट। अब वो जो एक चीज़ है, अब जो हम देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो अडॉप्ट भी कर रहे हैं। तो वो अब या तो हमें इस बात को ब्रेक लगाना होगा कि हमने क्या दिखाना है, लेकिन सवाल ये है कि आप कब तक रोकेंगे। अब तो ज़राए इतने ज़्यादा हैं, आप रोकेंगे तो जालिम बनेंगे। दूसरा ये है कि चूँकि अब मेरी वाइफ भी कुछ व्लॉग्स वगैरह देखती हैं, तो मैं कभी एक दफ़ा मैंने भी उठा के देखा, फैमिलीज़ हैं जो सारा दिन बैठ के बस गपशप कर रही हैं उन व्लॉग्स में। अपने घरेलू जो दिन भर आज ये गिफ्ट आया, आज ये खाना पकाया, आज आप उनके ज़रा व्यूज़ देखें, लाखों करोड़ों में व्यूज़ हैं, मिलियंस में व्यूज़ हैं। मैं हैरान हूँ कि इनको देख कौन रहा। हालांकि उन फैमिलीज़ के नाम भी कोई नहीं जान रहा, मतलब चंद बड़े यूट्यूबर्स के नाम मशहूर होते हैं, फ़लाना फ़लाना फ़लाना, लेकिन उनके तो नाम भी मशहूर नहीं है, लेकिन औरतें सारा दिन बैठे उन्हीं को देख रही हैं। अच्छा, जब वो देख रही हैं तो वो उस तरह की ख्वाहिशें भी हैं कि ये हम भी ऐसा ही करेंगे, हमारी शादी में भी ऐसे ही कपड़े होंगे, हम भी ये सारी। अब वो जो दिखाया जा रहा है वो लोगों को क्या कहते हैं, अट्रैक्ट कर रहा है, लोगों को लालची कर रहा है, जज्बाती कर रहा है। अच्छा, अब वो चूँकि पैरामीटर भी बन गया, अब वो करने वाला ना भी चाहे तो आसपास के जो लोग होते हैं वो कहते हैं यार फलाने के उसमें तो ये था, तुमने तो ये किया नहीं। तो वो दूसरे एक बाहर से भी एक फोर्स आपको किया जाता है। तो फिर इंसान कहता है कि यार चलो इसमें पैसा भी है तो मैं ख़ुद भी करना शुरू कर देता हूँ। तो जिस तरह हमें एक सोची समझी साजिश के तहत इस चीज़ पे लगाया गया, और इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक है, और वो वजह ये है कि हमारे पास चूँकि अपना करने को कुछ नहीं है तो हम एक रिएक्टिव मोड में जी रहे हैं। 2 तरह के मोड होते हैं, एक प्रोएक्टिव या रिएक्टिव। जो प्रोएक्टिव होता है वो अपनी विजन पे, मंजिल पर नज़र रखता है और उसकी तरफ आगे बढ़ता रहता है एक माइलस्टोन बना के। लेकिन चूँकि हमारी पूरी कौम एक क्या कहते हैं इमोशनली बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और जिसके पास चूँकि आगे देखने को कुछ भी नहीं है, तो कोई भी वाक़या होता है उसके पीछे लगते हैं सब, उस पर तजर्बे। ऊपर से हम मगरिब से बहुत मरूब हैं शदीद किस्म से। अच्छा, उसकी अच्छाइयों से भी हम मरूब नहीं है ना। अगर हम अच्छाइयों को मरूब होते या उसकी इन्वेंशन से मरूब होते तो हम उस पर भी चले जाते हैं। हम तो बस एक सतियत पसंदी पे मरूब हैं। तो वो कव्वा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, ना हम उधर के रहे ना इधर के रहे। तो वो जो एक विजन की कमी है या जो आपके एक मकसद की कमी है बहैसियत कौम, ये एक इनफरादी तौर पर भी किसी इंसान के एक ज़िंदगी का एक मकसद होता है, वो किसी मकसद से भेजा गया है। जब उसके पास वो नहीं है तो वो किसी ने तारीफ़ कर दी वो खुश हो गया, किसी ने बुराई कर दी तो वो रो पड़ा, कि उसने तनकीद कर दी तो उनको मुतमईन करने में लग गया। तो वो उसकी मिसाल ऐसी है कि एक इंसान के पास जाने को कोई मंजिल ना हो तो वो रास्ते से गुजर रहा हो, तो रास्ते में तरह तरह के जानवर होते हैं जो मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल रहे होते हैं, कुत्ते भी होते हैं, भौंक रहे होते हैं। अब उसके पास मंजिल नहीं होगी तो वो बैठ के उनको समझाएगा यार ना करो, मुझ पर भौंको नहीं, मैं तो जा रहा हूँ यार, मुझे जाने दो। लेकिन एक इंसान के पास मंजिल हो, उसको घर आना हो तो उनको इग्नोर करके जाता है। और यही हमारी कौम की मिसाल है। चूँकि मंजिल है नहीं तो हम हर एक वाक़े पे तबसरा भी करते हैं, हर एक को पकड़ते भी हैं, हर एक को मुतमईन भी करते हैं, और फिर इस तरह के ये नमूनेबाजी और ये क्या कहते हैं दिखलावा आप कह लें उसको, जो भी उसके पीछे हम भागते रहते हैं। और इससे नुकसानात जो हो रहे हैं, अभी कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर हमने बात शुरू नहीं की है। देखिए, मगरिब तो भुगत रहा है इस तरह की एक खुला माहौल और एक हर तरह से जो किसी भी सोशल पैराडाइम या सोशल डिसिप्लिन से हट के काम होते रहे हैं वहाँ पे। अगर खुले अल्फाजों में कहें तो बिल्कुल ही जो मामलात हैं वहाँ पे हर तरह से नज़रअंदाजी, बड़ों की नहीं सुननी, कोई वेडलॉक का ख़्याल नहीं है और ज़िम्मेदारी नहीं उठानी है किसी भी किस्म की, उसके नुकसानात मगरिब अब भुगत रहा है। लेकिन क्योंकि हम एक अंधी तकलीद में हैं और हमारी आंखें खीरा हैं वहाँ की चमक दमक से, हमें अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ ज़वाल हो चुका है, हमारा ज़वाल हो रहा है खुदा फरामोशी पे।
अच्छा, हमारा सवाल तो हो चुका है। अगर हम वैसे तो कंपैरिजन बनता नहीं है, कंपैरिजन के लिए बहुत सारी चीज़ें सेम होती हैं। उनके यहाँ जो चीज़ें हैं उन्होंने उसके हिसाब से सिस्टम डेवलप कर लिया और उसको उन्होंने कंट्रोल किया अपने हिसाब से। उनके हिसाब से वो सही है गलत है वो बहस अलग है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि हम एक खोखले निज़ाम पे खड़े हुए हैं जो ना इधर का है ना उधर का है। चूँकि हम बड़े सग़ीर से अलग हुए थे और हम भाई निज़ाम इस्लामी चाहते हैं, तो हमें कभी कोई इस्लामी चीज़ पसंद आ जाती है तो कभी कोई हमें बड़े सग़ीर की रस्म व रिवाज पसंद आ जाती है। हम ना अपने आप को पूरी तरह सकाफ़ती सांचे में डाल सके, ना ही अपने आप को पूरी तरह मजहबी सांचे में डाल सके। तो वो हम एक अजीब ही गोला गंडा बन के रह गए। तो हमें जहाँ जो चीज़ पसंद आती है हम उधर निकल जाते हैं। मसलन अगर 4 शादियों में हमें मज़हब याद आ जाता है, जिसको नहीं करनी तो उसको सकाफ़त याद आ जाती है। तो वो कोई एक हमारे वो क्या कहते हैं उसूल नहीं है कि जिस पे हम टिक के खड़े हो सकें। तो हम एक तो इस हवाले से बड़े कन्फ्यूजन के शिकार हैं कि हम सकाफ़त को इस्लाम से अलग रखें या हमें हर चीज़ को ही मुसलमान करना है। तो या तो एक साइड हो जाए या इस साइड हो जाए, या तो हम डिक्टेटरशिप पे आ जाए या हम जमहूरियत पे आ जाए। हम कभी जमहूरियत पे आ जाते हैं, कभी डिक्टेटरशिप पे आ जाते हैं। हमें 72 सालों में हमारा अभी तक ये निज़ाम ही डिसाइड नहीं हुआ कि हमने करना क्या है। जब भाई ये हमारी एक स्टेट का एक मसला है तो आप यही मसले हमारे इंडिविजुअल्स के भी हैं कि हमने इस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, इस तरह गुजारनी है। तो मगरिब से तो हमारा तकाबुल ही नहीं है, उन्होंने तो हर हवाले से अपने उसूल बना लिए। मसला तो हमारा अपना है। जहाँ तक कॉन्सिक्वेंसेस की बात है तो जहाँ एक वीलॉग होता है, वीलॉग में हर चीज़ अच्छी दिखाई जा रही है, सब अच्छा चल रहा है। झगड़े लड़ाइयाँ जो मसले मसाइल है वो तो पर्दे के पीछे होते हैं, वो ज़ाहिर सी बातें नहीं दिखाए जाते। मैं इसकी मिसाल ट्रेनिंग्स में अपने दोस्तों बच्चों को ये देता हूँ कि देखें मेरा आपके साथ 1 घंटे का साथ है, मैं आपको अपनी ज़िंदगी की अच्छाइयाँ दिखाऊँगा। मैं 1 घंटे तक मुस्कुरा सकता हूँ, मैं मुस्कुराऊँगा, मैं अपना अच्छे से अच्छा तासुर आपके सामने डालने की कोशिश करूँगा, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी नहीं है। इंसान हर अच्छाई बुराई का मजमुआ होता है, वो हंसता भी है, रोता भी है, गुस्सा भी है, नफ़रत भी करता है, प्यार भी करता है, हर चीज़ करता है। वो जब आप किसी के साथ रहते हैं तो उसको एहसास होता है। सही बात। अच्छा, जब हम ये व्लॉग्स खुसूसन हमारे जो रिश्तों पर, जो मैरिटल लाइफ पे जो असर डाल रहे हैं, वो ये कि वो तो इतना अच्छा रहते हैं, वो तो हर वक्त शॉपिंग करती रहती है, वो तो हर वक्त बाहर खाते रहते हैं। अच्छा, चूँकि हमारे यहाँ एक फाइनेंशियल सिस्टम भी बड़ा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, हम वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि भाई हो सकता है उनके भी झगड़े होते हों, वो कैमरे पे नहीं आते, लेकिन हम सिर्फ वही चीज़ जज कर रहे हैं। ये मेरा शौहर तो या मेरी बेगम तो मुझसे, मेरा पार्टनर तो हर वक्त लड़ता रहता है, वो तो मेरा ख्याल नहीं करता, हम तो कभी बाहर ही नहीं जाते। हाँ, वो तो हर वक्त शॉपिंग करते हैं, मेरी तो कभी शॉपिंग कब से नहीं हुई, वो तो हर वक्त बाहर खाते हैं, वही तो बाहर भी नहीं लेके जाते। तो हम अपने आप को ना चाहते हुए भी कंपेयर करना शुरू करते हैं और वो डिमांड शुरू कर देते हैं। वो जो पुराने दौर में आपने देखा होगा कि वो जो एक सब्र शुक्र का एक कॉम्बिनेशन होता था कि वो लाइफ पार्टनर साथी होता था मुश्किल वक्त में भी। आज लाइफ पार्टनर मुश्किल वक्त में एक अलग मुश्किल बन जाता है कि वो साथ देने के बजाय वो शिकवे शुरू कर देता है कि आप तो मेरे लिए कुछ करते नहीं हैं, आप तो मेरे लिए कुछ लाते नहीं है। तो उसकी वजह से हमारे जो निज़ाम ज़िंदगी वो तबाह हो रहा है, बिल्कुल दरहम बरहम हो रहा है। और वो ये तमाम जो इंतशार और इख्तिलाज और इज़्तिराब जो हमारे रिश्तों में और हमारी कैफियत, मुझे लगता है अब्दुर्रहमान साहब, ये जो वर्ड है स्ट्रेस या ट्रॉमा, ये कुछ 20-30 साल पहले हमारे मेरे ख़्याल से अल्फाज जो हैं ये हमारी ज़बानों पे चढ़ना शुरू हुए हैं। इससे पहले तो जो हमारे वालिदैन थे या हमारे बुज़ुर्ग थे, उनको हमने स्ट्रेस में नहीं देखा। वो पता नहीं कौन सी अलमारियों में अपनी परेशानियां छुपा के रखते थे। हमारे वालिदैन भी हमारे सामने तो नहीं जिक्र करते थे, और अगर करते भी थे तो वो इस तरह से करते थे कि अल्लाह है ना, अल्लाह संभाल लेगा, देख लेगा, अल्लाह मालिक है। मैंने तो कम से कम अपने घर में अपनी वालदा को, वालिद को, अपने सास को, ससुर को, मैं ये हैरान होती थी कि ये लोग कौन सी अलमारियों में रखते हैं छुपा के ये सारी परेशानियाँ। मेहमान आ रहे हैं तो उनके साथ खुश मिजाजी से बात कर रहे हैं, उनको एंटरटेन कर रहे हैं। हम लोग अगर कोई मसला लेकर आ रहे हैं तो हम लोगों को सुन रहे हैं और हमारी बात का जवाब दे रहे हैं। हम में अब ये सब्र, ये तहम्मुल नहीं रहा है। हम बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। जॉनथन हैडेट एक अमेरिकी एजुकेशनिस्ट है, उसने एक टॉक दी थी, स्मार्ट किड्स वर्सेस स्मार्ट फोन्स।
वहाँ पर उन्होंने गालिबन कुछ 20-30 स्टेट्स को सू किया है, उन पे लॉ सूट किया है, स्पेशली टीनेजर्स के हवाले से, कि उन स्टेट्स ने ये कहा है, उनका मौक़िफ़ ये है कि हमारे बच्चे जो हैं ये ज़हनी दबाव तनाव का शिकार इसलिए हो रहे हैं, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में, एंड देन अल्टीमेटली ख़ुदकुशी की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि ये अपने आप को सोशल मीडिया पे दूसरों से कंपेयर करते हैं। यही बात जो आपने कही अभी कि हम अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकते, लिहाजा हम ये मेटा के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म्स, हम इनका बाइकआउट करना चाहते हैं। ये अमेरिका में हो रहा है। येस, आई अंडरस्टैंड थॉरली कि इसकी अच्छी साइड भी है, ये अच्छी तरह यूटिलाइज़ किया जा सकता है, मगर क्या हो रहा है बहुत जगहों पे तो नहीं हो रहा ना, नुकसानात ज़्यादा हो रहे हैं। जैसा कि आपने कहा, अभी कोई बहुत मशहूर कपल है व्लॉगर, सलमा और खालिद, तो मिडल ईस्टर्न है, उनकी डिवोर्स हुई है। और इस वक्त क्योंकि मैं शायद मेरा एल्गोरिदम ऐसा बना हुआ है, मुझे वो न्यूज़ फीड बार बार आ रही है, क्योंकि मैं उनको देखा करती थी, गाहे बगाए उनकी कोई क्लिप आ जाती थी और मुझे वो क्यूट लगता था, कपल दोनों अच्छे लगते थे। और जब उनकी खबर आई तो वाकई मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन अब जो तबसरे आ रहे हैं उनकी इस खबर पे, वो यही आ रहा है कि अपनी लाइफ को पब्लिक नहीं करना चाहिए। आप व्लॉग बना रहे हैं अपनी ज़िंदगी का, मियाँ बीवी का, और सब कुछ पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, अच्छा ही दिखा रहे हैं बेशक जैसे आपने कहा, लेकिन दिखा तो रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और कितने लोग, उनके बहुत बहुत फॉलोइंग थी उनकी, और कितने लोगों के दिल टूटे और परेशान हुए और दिल बर्दाश्त हुए, मगर आई डोंट नो, मैं खुद परेशान हूँ। और आपकी, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग थॉरली। अच्छा, हम तो खैर अभी क्या कहते हैं, सोशल मीडिया की जो असल इन्वेंशन है उससे ही काफ़ी दूर हैं। तो हम तो खैर मगरिब को समझ भी नहीं सकते कि वो कितना आगे पहुंच गया। हम तो समझे बिगनर्स स्टेज पे हैं, वो तो एडवांस पे पहुंच गए। वहाँ तो मतलब इलेक्ट्रिक कार है, उड़ने वाली कार है, और पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो हम तो अभी चूंकि उधर उस चैलेंजेस को नहीं समझ सकते, लेकिन हम अभी भी जिस स्टेज पे हैं वो हमारे लिए एक बड़ा मसला बना हुआ है। वो मसला भी इसीलिए बना हुआ है, जैसे मैंने शुरू में एक बात कही थी, हम दो इंतहाओं में जी रहे हैं। या तो हम कहते हैं कि बिल्कुल पाबंदी लगा दो, या हम कहते हैं कि बिल्कुल आज़ादी दे दो। हम बीच की राह पे नहीं अब आ रहे। अच्छा, उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम इसको या तो चैनलाइज करें या हम नई नस्ल को आगाही दें। हमें चूँकि एक छोटी सी एक मिसाल मैं देता हूँ कि आपने बच्चे को काम रहना सिखाना है, पुरसुकून रहना सिखाना है, तो आपने पहले ख़ुद पुरसुकून रहना है। आप अगर बच्चे को चीखते चिल्ला के किसी चीज़ से रोकेंगे तो वो चीखना चिल्लाना ही सीखेगा। और हम मज़े की बात, लतीफ़ा कह लें, अलमिया कह लें, या तल्ख़ हकीकत कह लें, हम बच्चे के चीखने को चीख कर ही चुप कराते हैं। मतलब आप उसको रोक रहे हैं चीखने से और ख़ुद चीख के रोक रहे हैं, तो वो क्या सीखेगा? वो वक्ती तौर पे डर के तो शायद चुप हो जाएगा, लेकिन वो उससे चीखना सीखा, उसने ये सीख लिया कि चीख के किसी को भी चुप कराया जा सकता है। तो वो आजकल के बच्चे इसलिए वो एग्रेसिव भी हो रहे हैं। तो वो चूँकि हमें पहले ख़ुद सीखना है कि सिखाया कैसे जाता है, चूँकि हमें खुद नहीं आता कि हमें सिखाया कैसे जाता है, तो हम आगे सिखा भी नहीं पा रहे हैं, हमें नाकामी वहाँ आ रही है असल। तो वही बात है कि जब तक आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी तो आप एम्पैथी वाले लेवल पे जाके अगले को समझ ही नहीं सकते। तो सेल्फ अवेयरनेस पहले ज़रूरी है, तब आप दूसरे के जूते में पाँव डालेंगे तो उसकी मुश्किल समझेंगे ना, उसकी जगह पे जाके समझेंगे। आप अपनी जगह पे रह के अपने आप को नहीं समझ रहे, दूसरे की जगह पे क्या समझेंगे? तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है सेल्फ़ अवेयरनेस के हवाले से। चूँकि अब जैसे मैंने कहा कि हमें अपनी आगाही नहीं, हम रिएक्टिव मोड में जी रहे हैं, हम कन्फ्यूजन में जी रहे हैं, हमें ये नहीं पता करना क्या है। चूँकि ये सब इस वजह से है कि आगाही नहीं है। जब आगाही होगी तो हमें स्किल्स भी पता होंगी, हमें अपना विज़न भी पता होगा, हमें वो कॉन्फिडेंस भी होगा, हम दूसरों को सिखा भी सकेंगे, वो लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होंगी, वो डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी होंगी। वो सब बेस करता है आगाही पे। जब तक आगाही नहीं है कि आप इस दुनिया में क्या करना है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम तो घूम घूम के सीखते रहे कि कर क्या सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या स्किल है, क्या सलाहियतें हैं, उसकी बेस पे आप आगे डिसाइड करते हैं कि ज़िंदगी का विज़न क्या है। तो आज की नस्ल को पता ही नहीं है, टीचर्स को नहीं पता, पेरेंट्स को नहीं पता,
यहाँ शादियाँ हो जाती हैं, बच्चों पे अधूरे टूटे फूटे बच्चे, इमोशनली मेंटली बच्चे जो टूटे फूटे अधूरे वो परवान चढ़ रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स को ही नहीं आता कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं। वो या तो उसके पीछे भाग रहे हैं जो उनके साथ हुआ उसी तरीके से वो अपना रहे हैं, या वो उसके अपोजिट या कि बिल्कुल ही प्यार मोहब्बत लाड प्यार दे रहे हैं और वो बच्चे क्या बन रहे हैं उनको खुद भी नहीं पता। वो तीसरे चौथे बच्चे पे शायद कुछ समझ आ जाती है। वो मैं एक क्लिप देख रहा था, उसका टॉपिक था, उसके ऊपर लिखा था माई मिस्टेक वर्सेस माई एक्सपीरियंस। उसके 2 बच्चे थे, बड़ा बच्चे को वो खुद ही खिला रहा था, वो उसकी माई मिस्टेक था, वर्सेस माई एक्सपीरियंस दूसरा जो उसका छोटा बच्चा था वो खुद ही खा रहा था। तो उसने पहले दूसरे पे तो तजर्बे करके सीख लिया, लेकिन जो पहला अधूरा रह गया है, जो पहला इनकम्प्लीट रह गया है, उसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, आजकल की नस्ल को समझ में नहीं आता। उसको आप अगर एक पार्टनर समझाए या कोई दूसरा भी बाहर का आके समझाए, वो कहता है मैं माँ हूँ या मैं बाप हूँ, मुझे पता है, मेरा बच्चा है, मैं ज़्यादा जानता हूँ। मसला है कि आप खुद अपने आप को नहीं जानते तो बच्चे को कैसे जानेंगे? आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे उस सिचुएशन में जब वो बच्चा एग्रेसिव होता है, आप अपने आप को पुरसुकून नहीं रख पा रहे होते, आप चिढ़े आते हैं, आप हाइपर हो जाते हैं, तो आप बच्चे को नहीं पाल सकते। वो जो सब्र अयूब होता है, वालिदैन की जो चाहिए होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें आई गई इग्नोर करनी पड़ती हैं। वो आजकल के माँ बाप में चुका है नहीं, हर चीज़ अब दिखाने का, हर चीज़ पकड़ने का। अब तो कैमरे का दौर है ना, किसी के भी मुंह पे लेके घुस जाओ, उसकी ज़िंदगी खोल दो। वो किसी ने एक अच्छा जुमला कहा था कि अगर आप औलाद, बहुत सारे वालिदैन जो हैं वो उनका बच्चा सिगरेट भी पीता हो ना, बुढ़ापे में भी, अगर उन्होंने पूरी ज़िंदगी उस बच्चे को नहीं पकड़ा हो, इग्नोर किया हो कि उनको पता है पीता है लेकिन उसको नहीं पकड़ा है कभी भी रंगे हाथों, तो बुढ़ापे में भी वो सिगरेट छुपा के जाता है उनके सामने। वो एक आंखों का पर्दा रहता है थोड़ा सा। मेरा एक दोस्त था, 40 साल का था, उसके घर में सिर्फ उसकी अम्मी थी, तो वो मैं उसके साथ घर आता था तो वो सिगरेट निकाल के दरवाजे के ऊपर रख के बाहर आता था, घर में सिगरेट नहीं लेके जाता था। अच्छा, बहुत सारे वालिदैन हम पकड़ेंगे तो सीधा होगा, और ये लाइफ पार्टनर्स में भी है, एक दूसरे पे छापा मारना। चूँकि मीडिया ने हमें ही सिखा दिया, हमें सोशल मीडिया ने सिखा दिया कि मोबाइल लेके, कैमरा लेके कहीं भी वीडियो बनाने पहुंच जाओ, तो वो एक दूसरे पे जो छापे मारने का जो एक फैशन बन गया, उससे नज़रअंदाज करना, रख रखाव रखना, आंखों का पर्दा रखना, ये सब हम भूल गए। अब होता क्या है, आजकल के वालिदैन, बच्चे जो है वालिदैन के मुँह पे धुआं छोड़ रहे, क्योंकि आपने पकड़ लिया, आपने जान लिया। तो वो पर्दा रखना बड़ा ज़रूरी है, जो हम रिलेशनशिप्स में भी नहीं सीख पा रहे और जो हम पेरेंटिंग में भी नहीं सीख पा रहे, और यही वजह है कि वो बहुत सारी चीज़ें हमारे मुंह पे अब आ रही हैं। तो वो उसको वहाँ पे हमें स्टॉप करना, और उसके लिए हमें खुद स्टॉप होना पड़ेगा। हमें खुद, यही तो बात है ना कि मॉडलिंग जो हम कर रहे हैं वो तो वही हम अपनी एक इस्तराबी कैफियत की और इख्तिलाजी कैफियत की कर रहे हैं, और हम खुद अपने उसूलों पे, हमारे खुद अपने उसूल ही नहीं ज़िंदगी गुजारने के। मैं अक्सर दफ़ा ये बात कह चुकी हूँ कि मेरी जो सास मरहुमा थी, वो हम सब लोगों को, सिर्फ मुझे ही नहीं, अपनी बेटियों को भी और मुझे भी ये बात समझाया करती थी कि अपने मामूलात बनाओ और तुम्हारा एक मी टाइम होना चाहिए। उस वक्त तक ये इस्तिलाह नहीं निकली थी, तो वो ये कहती थी अपने लिए कुछ वक्त निकालो जिसमें कि तुम कुछ मुताला करो, कुछ दुआएं पढ़ो, क्योंकि वो बहुत सौम सलात की पाबंद थी, कुतुब बीनी उनका एक बहुत अहम काम होता था, और फिर आराम का वक्त उनका अपना। तो वो ये कहा करती थी मामूलात बनाओ और उनको फॉलो करो, और अपने बच्चों को आदी बनाओ कि तो वो तुम्हारे मामूलात में तुम्हें मुखल ना करें आकर। ये बात बहुत देर में, बहुत मुश्किल में समझ में आई कि अगर ये नहीं हो ज़िंदगी में तो वाकई तकलीफ़ हमें उठानी पड़ती है, और फिर पूरे घर का निज़ाम नहीं बन पाता है। घर का निज़ाम भी तो बनाना ज़रूरी है ना। जिन घरों में निज़ाम नहीं होते वहाँ मामलात बहुत पेचीदा होते हैं, और जिन घरों में निज़ाम होते हैं उनके बच्चे अलग नज़र आते हैं, उनके अंदर ख़ास तरतीब होती है, उनके अंदर एक ख़ास ठहराव होता है, उनके अंदर सोचने समझने की एक अलग सलाहियत नज़र आ रही होती है। बहरहाल, तो ये बात तो आई थिंक हमारा म्यूचुअल पसंद का टॉपिक है। बल्कि ये जो मी टाइम वाली बात है, हाँ, या आज के दौर में हम स्पेस वाली बात कर लें उसको, ये आपने तो जैसा कहा कि आपको समझ आ गई बड़ी देर में, नई जनरेशन को नहीं समझ आ रही है, खुसूसन चूँकि हमारे एक जज्बाती मिजाज है। अगर मियाँ बीवी में से कोई एक कह दे कि यार मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, स्पेस दे दो, हाँ, अलग रहना है, थोड़ी देर अकेला रहने दो,
तो हमारी सोसाइटी में चूंकि एक ड्रामे भी एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। हाँ तो भाई, ज़हनसाज़ी तो वहाँ भी हो रही है। तो वहाँ पे तो वो डायलॉग एक सीखा सीखा है, रटा रटाया सामने से आता है, तो क्या आपका दिल भर गया है? हाँ, तो मतलब हमारे यहाँ तो मी टाइम की एक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है ना। वो जैसे शेर जब हमला करता है तो 2 कदम पीछे हटता है, आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ अपने आप को ब्रेक भी लगानी पड़ती है। ये इंसानी फितरत है, इंसानी मिजाज है कि एक साथ रह के इंसान किसी भी चीज़ से मतलब क्या कहते हैं, दिल भर सकता है उसका। अब जैसे खाना, बिरयानी बहुत अच्छी चीज़ है रोज़े का टाइम लेकिन एक बिरयानी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो आप कितने दिन खा लेंगे? हर एक की 2 दिन 3 दिन मुसलसल अगर खाएंगे तो आजिज़ आ जाएंगे थोड़े दिनों में। हाँ, तो वो आपको बीच में दाल पे आना पड़ेगा। आपको कहीं थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा कि भाई ये अच्छी चीज़ भी आपको बाज़ दफ़ा वो उकता जाता है आप उससे। तो ज़िंदगी में आपको किसी के साथ अगर रहना हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना हो, तो थोड़ा आगे पीछे होना पड़ता है। कि वो जो मेरा एक दोस्त था, उसने कहा कि उसका ससुराल घर के नीचे ही है। मैंने ये गलती कभी नहीं करना। बेगम कभी 1-8 दिन ससुराल जाए तो थोड़ा सा इंसान को वो मी टाइम हो जाता है, वो थोड़ा सा स्पेस आती है। हाँ, मैका। हाँ। तो उसका अपना ससुराल मतलब, और बेगम का मैका। हाँ। तो मतलब थोड़ा सा फासला तो रखोगे भाई। अब यहाँ तो तुम्हारे पास मी टाइम का तो कहीं ऑप्शन ही नहीं है ना। वो तुम ऑफिस जाओगे वो नीचे चल जाएगी, तुम घर आओगे वापस आ जाएगी। मतलब तुम्हारे पास तो अब कहीं स्पेस का कोई टाइम ही नहीं है, और उसके पास भी नहीं होगा। अच्छा, लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती। इनडायरेक्टली वो कुछ दिन बाद या 1 दिन बाद 2 दिन बाद मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं, केमिस्ट्री ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप आसपास रहते हैं, वो माजत के साथ हमारे जो आसपास हो रहा है, वो कुत्ते बिल्ली बने हुए होते हैं, वो हर वक्त उलझते रहते हैं। तो वो उलझने में उनको समझ नहीं आ रहा होता वजह क्या है। अच्छा, उनको लग रहा होता है एक दूसरे से आजिज़ आने लगते हैं भाई, काट खाने को। कोविड में हुआ है ना कितना, ऐसा ही हुआ है। वो मुस्तकिल जब मौजूद हैं एक दूसरे के साथ घर में, तो वो कुछ तो अच्छा लगा शुरू में, फिर एक दूसरे की शक्ल देखने को दिल। लड़ाइयाँ कितनी हुई हैं कोविड के ज़माने में भाई। एक तो फाइनेंशियल स्ट्रेस, फिर ख़तरा लाहक जान का कि किस वक्त क्या किसी को लग जाए, और फिर मुसलसल एक दूसरे के मुंह के सामने सब मौजूद है। ऐसे ही, बल्कि किसी का जुमला मैंने कहीं पढ़ा या सुना था कि अगर आप मर्द बेरोज़गार भी हो ना, तो वो फिर भी घर में नहीं रहे, वो सुबह निकल जाए शाम को ही आए, ताकि वो जो एक स्पेस रहेगा, वो जो आपको एक जॉब की वजह से आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, मोड बदल जाता है, टाइम बदल जाता है, तो वो आप पूरा दिन साथ रहेंगे तो वो और मसला हो जाएगा। चलो बाकी के दिन तो साथ रहते हैं तो भी मसला होता है, लेकिन अगर आप पूरे ही दिन साथ रहेंगे, और चूँकि अब ये हम देख रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ को आप देख लें या यूट्यूबर्स व्लॉगर्स को देख लें, चूँकि काम कोई नहीं करते, सारा दिन साथ ही रहते हैं, ये मी टाइम स्पेस यहाँ इनके पास भी नहीं है। अभी सारा दिन काम करते हैं और एक वक्त आते हैं अलग हो जाते हैं। तो वीडियो साथ बना रहे हैं, साथ बैठ के वो कर रहे हैं। तो ये बर्दाश्त, रख रखाव और मी टाइम और स्पेस देने का, और प्राइवेसी, पार्टनर्स में प्राइवेसी, पार्टनर्स में मी टाइम, थोड़ा सा फासला, थोड़ा सा तकल्लुफ, थोड़ा सा हिजाब। हाँ, तो वो जब आप हर चीज़ ख़त्म कर देते हैं तो फिर लाइफ तो मिजरेबल होनी है। बेशक ऐसा ही है। अभी बीच में हमारी डिस्कशन में बात आई ड्रामों के ऊपर, जो आजकल के हालिया हमारे पास एंटरटेनमेंट मौजूद है और जो जहन साजी वहाँ पे हो रही है। मैं अपनी अगर ज़ाती तौर पे मैं भाई बात कर रही हूँ, माजरत के साथ, मैं किसी को नहीं कहना चाहूँगी, मैं ये ड्रामे बैठ के अकेले देखना चाहूँगी। अगर तो मैं देखना चाहूँगी तो पहली बात, मैं फैमिली के साथ नहीं देख सकती, अपने बच्चों के साथ। हाँ, अगर जो पुराने ड्रामे थे हसीना मोइन के, बजिया के लिखे हुए, वो तन्हाइयाँ, धूप किनारे, अनकही, आंगन टेढ़ा, शहज़ोरी, ये ड्रामे ऐसे थे कि इनमें एक मॉरल हाई ग्राउंड पे बात होती थी। उसमें ख़वातीन बाकिरदार दिखाई जाती थीं, और दूसरे भी जो किरदार होते थे उनके अंदर एक ख़ास रख रखाव के साथ पेशकश होती थी ड्रामे में। अब मुझे लगता है कि मौज़ूआत बहुत अजीब, गुंजलक और बहुत अजीब से तकलीफ़देह हो गए हैं कि सिर्फ चंद ही टॉपिक हैं जो रह गए हैं जिन पे के बात हो सकती है, या ड्रामे बन रहे हैं। औरत को रोता धोता, या मज़लूम, या फिर ये कि दूसरे के हक पे डाका डालते हुए ये उसकी तोड़वा दी, उसकी करवा दी। अजीब मामला हो रहा है, और ये जहन साजी बहरहाल हो रही है। जो लोग देख रहे हैं, हम मना तो नहीं कर सकते, फ्री मीडिया हर एक के घर में नहीं है तो इसमें दिख रहा है।
और यहाँ पे तो सब कुछ नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है कि आज की जो नौजवान नस्ल है, जब ये प्रैक्टिकल लाइफ में आएगी, जैसे कि आपने अपनी गुफ्तगू में भी कहा कि जो एक्सपेक्टेशंस हम लेकर के आ रहे हैं अपनी नई किसी रिलेशनशिप के अंदर, वो एक्सपेक्टेशंस तो ऐसी हैं जैसे हम अपने रब से करते हैं कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी करो, मेरे लिए हर वक्त मौजूद रहो, मेरी हर इल्तिजा सुनो। और इंसान तो ये नहीं कर सकता, हर वक्त तो वो मौजूद नहीं रह सकता, उसमें भी खामियां हैं। हर इंसान में खूबियां और खामियां होती हैं। मुझे मेरे वालिदैन ने, मेरे बड़ों ने समझाया, खूबियों और खामियों के साथ अपने साथी को एक्सेप्ट करो। लेकिन अब जो जहन साजी हुई है उसमें सिर्फ खूबियां दिखाई जाती हैं, खूबसूरती हो गई, पैसा हो गया और पता नहीं क्या क्या। इससे तो ज़िंदगी नहीं होती ना, ज़िंदगी तो बहुत फ्लॉड है। तो आपको क्या लगता है कि ये मामला कहाँ जाके ठहर सकता है? वालिदैन क्या करें इस मामले में, किस तरह बचाव कराएं? आई डोंट नो। अच्छा, इसमें 2-3 बातें आपने कही हैं। एक तो ड्रामों के हवाले से बात कही है। अच्छा, ड्रामे जहाँ जो दिखा रहे हैं सिखा रहे हैं वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन ड्रामों में जो दिखाया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं हमारे माशरे की अक्कासी है तो सही। अच्छा, जो हम चूँकि एक बहुत ही खोखले निज़ाम पे खड़े हुए हैं, हम फैमिली सिस्टम्स की जहाँ बात करते हैं बहुत तबाह हो चुके हैं। हम बहुत सारी चीज़ों पे बात नहीं करते। अगर हम देखें, हमारे यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत आम हो चुके हैं। हमारे यहाँ चाइल्ड अब्यूज़ हमेशा से एक मसला रहा है। हर 4था-5वां बच्चा बलूगत से पहले, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, वो एक क्या कहते हैं हवस का शिकार होता है। हमारे यहाँ अभी भी आप क्या कहते हैं, थोड़े से शहरों से हटिए, शहर में भी औरतों को वो हुकूक हासिल नहीं है। अभी जो पिछले दिनों एक कुछ हवाला में वाक़या हुआ, कहाँ हुआ, वो जो आदमी ने अपनी बहन को गला घोट के मार डाला, बाप वीडियो बनाता रहा, माँ बैठी रही। तो ये जो आपकी सोसाइटी में दिल दहला देने वाली चीज़ें हैं ये। मैंने एक ज़माने में चाइल्ड अब्यूज़ पे बड़ा काम किया, और जब पता लगता था कोई चाचा, मामा, इवन भाई बाप भी निकले जो इस तरह की हरकतों में अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व थे, तो हम तो एक बहुत खोखले निज़ाम पे खड़े हुए हैं। हम वही ना, बज़ाहिर तो हम एक इस्लाम पसंद माशरे में खड़े हुए हैं, हमने एक टोपी दाढ़ी लगा ली है, लेकिन अंदर क्या है, पैकिंग तो बहुत अच्छी कर दी है, लेकिन वो अंदर जो ताफुन भरा हुआ है उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। और जब कोई बात करता है तो हम ये कहा जाता है कि हम अपने सोसाइटी को बदनाम कर रहे हैं, हम क्या कहते हैं ये ड्रामे हमारी सोसाइटी को ख़राब कर रहे हैं। दर हकीकत ये हमारे क्या कहते हैं माशरे की ही झलक है। जो माशरा सोच रहा है वही दिखाएंगे ना। वो स्टोरीज़ कहाँ से आ रही है? वही डायरेक्टर हैं, वही एक्टर्स हैं, वही स्टोरी राइटर्स हैं, तो वो उन्हीं में से लोग हैं जो स्टोरियाँ बना रहे हैं। तो दूसरों के शौहरों पे डोरे डालना, या दूसरों के घर तोड़वाना, या सास का बहू के पीछे लगना, या बहू का सास के पीछे लगना, तो ये सब चीज़ें हमारी सोसाइटी में हो रही है। चूँकि सास बहू की चपकलिश एक बहुत पुरानी भी चीज़ थी, लेकिन वो चूँकि हकीकत वो सबको पता होती थी कि चलो साथ रह रही है, और फिर हो सकता है कि सास के गुजरने के बाद थोड़ा सुकून आ जाएगा। तो ये एक अमूमन एक पूरा ये एक साइकिल चल रहा होता था। तो वो उसके बाद फिर वो बहू सास बन जाती है, फिर वही साइकिल शुरू हो जाता है। तो वो सास भी कभी बहू थी, तो वो पूरा सिस्टम चलता रहता है। लेकिन यहाँ तो अब वो तरकी बतरकी और वो जो एक दूसरे पे चढ़ाइयाँ, हम ये देखें, आप पता नहीं ऑब्ज़र्व करें या ना करें अपने नए जोड़ों में ख़ुसूसन, कि वो उनके जो लड़ाई के जो डायलॉग हैं वो ड्रामों के से ही लिए जा रहे हैं। मतलब आपको वो जो फीड मिल रही है वो नेगेटिविटी की, और वो जो आपको मिसालें मिलती है ना वहाँ से, तो वो डायलॉग, आपका दिल भर गया है, आपको मुझ पे एतबार नहीं है, या आप क्या कहते हैं क्या क्या बिला बिला अजीब चीज़ें हैं। तो वो ये चीज़ें, अगर वही बात है, चूँकि हमारे पास अपने करने को कुछ नहीं है तो हमें जो मिल जाता है देख लेते हैं। अच्छा, मेरे सामने कभी वाइफ ने ड्रामे लगाए हो तो मैं थोड़ी देर देखता हूँ, फिर मुझे कोफ्त होने लगती है, क्योंकि मैं बहुत रैशनली चीज़ों को परख रहा होता हूँ, तो बहुत ही लॉजिकल चीज़ें हो रही होती है। ऐसा कहाँ होता है भाई? ये क्यों देख रही हो? फिर इतनी नेगेटिविटी, और जब आप फैंटेसी बिल्कुल
एक और इसमें एक नेगेटिविटी से याद है कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, लॉ ऑफ अफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि एक चीज़ जो आप कहते हैं, सुनते हैं, वो आपके आसपास होने लगती है। अब आप इन ड्रामों को अपने घर में चला रहे हैं तो उसका बहरहाल एक असर है। माहौल का एक वाइब्स होती हैं, शख्सियत की एक वाइब्स होती हैं। आप बाज़ दफ़ा आपने भी नोट किया होगा, किसी इंसान की मौजूदगी में आप अजीब से बेचैनी फील करते हैं, वो उसकी एक नेगेटिव वाइब आ रही होती है, वो कुछ कह नहीं रहा होता, कुछ कर नहीं रहा होता, बस उसका ऑरा जो है वो हाँ, वो उसके दिमाग में कोई एक चीज़ चल रही होती है तो आसपास सबको इफेक्ट कर रही होती है। यहाँ पे वेव्स हैं जो हमें दिख नहीं रही हैं, एक पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। अब एक नेगेटिव बात चल रही है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। अब वो बच्चों पे आता है, रिलेशंस पे आता है, आपके शख्सियत पे आता है, ये हमें नहीं, और ये हम चीज़ें रियलाइज़ करने को तैयार नहीं है कि अगर हम चीख रहे हैं, हम चिल्ला के बात कर रहे हैं, हम इस तरह के डायलॉग देख रहे हैं, इस तरह के ड्रामे देख रहे हैं, तो उसका असर अल्टीमेटली हमारे घर पर आ रहा है। हमारा घर नेगेटिविटी का एक गढ़ बन रहा है। तो हमें एक तो उस चीज़ों को ब्रेक करना होगा अगर हमें पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में चाहिए। और जहाँ तक वो ख़ानदानी निज़ाम की बात है तो वो तो इसको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, रिफ्रेश। अल्फाज का असर हमारे अक्ल और दिल पर होता है, बिल्कुल होता है। और जैसा कि आपने कहा कि वो अल्फाज अगर गर्दिश कर रहे हैं माहौल में तो वो अल्टीमेटली हमारी अक्ल और दिल दोनों को अफेक्ट करेंगे। अच्छा जनाब, ये तो मौजू जैसा मैंने कहा ना कि हम वी कैन गो ऑन फॉर एवर, क्योंकि ये वो मौजू है जिस पे मुझे भी परेशानी है बात करने के लिए, और आप तो माशाल्लाह इस पे काम एक्टिवली कर रहे हैं। सीडीसी के हवाले से कुछ बताइए, वहाँ क्या मुतहर्रिक हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या तहरीकें चल रही हैं, क्या हो रहा है, और सीडीसी है क्या? अच्छा, ये एक क्लिफ्टन डिफेंस कम्युनिटी एक सोच कह लें, तहरीक कह लें, या एक विजन कह लें, उस हवाले से एक चीज़ शुरू की गई। वैसे तो अपनी ज़ात में एक रेजिडेंट एसोसिएशन है, लेकिन एक लोगों की मदद करने का एक इदारा है, और मदद भी उस एस्पेक्ट में या उन शोबों में जहाँ पे अमूमन वेलफेयर वर्क नहीं किया जाता। अच्छा। हमारे यहाँ वेलफेयर वर्क हमेशा ये समझा जाता है किसी को खाना खिला दो, किसी को रास्ता, वो क्या कहते हैं, किसी को राशन दे दो, किसी को पैसे दे दो। तो वेलफेयर वर्क इसके अलावा भी होता है। लोगों की मुश्किलात, परेशानियाँ, बेबसी और भी ज़िंदगी के शोबों में हो सकती हैं। अच्छा, एक और मसला है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड नहीं है। प्रॉब्लम को डिस्कस तो हम करते रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी हर कोई लिख लेगा, आपस में चाय के होटलों में बैठ के हम चाय की प्याली में तूफान उठा देंगे हम, और अमेरिका, इंडिया, इसराइल को फतह कराएंगे, लेकिन एफर्ट करने को कोई भी तैयार नहीं है। बल्कि एफर्ट के बजाय हम उस प्रॉब्लम का हिस्सा होते हैं। हम गुजरते बोलते हो कितना कचरा है, कितना टूटा हुआ है, लेकिन दर हकीकत और शायद ये किसी और को करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम खुद कचरा फेंक रहे हैं, हम खुद कचरा फेंक रहे हैं। हमारी खिड़कियों से, हमारे घरों से भरी हुई थैलियाँ आ रही हैं, भरे पैम्पर आ रहे हैं। हम जो परनाले हमने गैलरियों से बाहर निकाले हैं, उसके रोड पे हमने रुख किए हुए, वो रोड पे पानी गिर रहा है, वो जिम्मेदार कौन है? हम ही है ना। रोड भी हम गंदा कर रहे हैं, तोड़ भी हम रहे हैं। वही अगर हम एक पाइप लगा के उसको गटर में उतार सकते थे, ये चीज़ हमने कभी सोची नहीं। तो वो जो लोगों का एक वो होता है कि पाकिस्तान ने हमें दिया क्या, या हमारे आसपास इतने मसाइल हैं, तो उस चीज़ को लेके मैंने अपने मोहल्ले से एक शुरुआत की थी कि मैं हर बंदा अगर अपनी गली मोहल्ले को ओन कर ले, अपने गली मोहल्ले को साफ़ कर ले, उसके मसाइल हल कर ले, तो हम पूरा मुल्क सुधार सकते हैं। तो अपना रोल प्ले करने के लिए और प्रॉब्लम को डिस्कस करने के बजाय प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले एटीट्यूड में आने के लिए वो एक काम शुरू किया था। अच्छा, जब शुरू में काम शुरू किया तो मोहल्ले के मैंने कुछ बड़ों को इकट्ठा किया, और हम हर संडे 2-3 संडे हम बैठते रहे। वो 20-30 लोग आते थे, बड़े बुज़ुर्ग, और वो यार ये मसला, ये कचरा है, रोड यहाँ टूटा हुआ है, यहाँ लाइट नहीं है, यहाँ कुत्ते हैं, यहाँ ये मसले रोज़ डिस्कस होते हैं। अच्छा, वो चाय की प्यालियों में तूफ़ान उठाते हो, फिर घर चले जाते। अच्छा, 3 हफ्ते मैंने देखा, मैंने ये तो मसले ही कोई हल नहीं हो रहे, तो आके बैठते हैं, उस इदारा ये कर रहा है, उसकी ये मसला है, उसके वो ये करके चले जा रहे हैं। मैंने 2-3 लोगों को पकड़ा कि मुझे लगता था कि वो साथ चलने को तैयार होंगे। मैंने ख़ुद जाके एक एप्लीकेशन लिखी 2-4 सफ़ों की, जिसमें इलाके के 8 बड़े बड़े मसले लिखे, और मैं घर घर गया और मैंने लोगों से साइन कराना शुरू कर दिया। अच्छा, जब साइन कराया उस पर 200 साइन मैंने लोगों से करवा लिए, घर घर जाके 200 साइन। सॉरी मैं बात कर दी आराम से। हाँ, मैंने कहा ये मसले तो सबके आसपास है, सब देख रहे थे, कोशिश कोई करना नहीं चाह रहा था।
तो उनके बिहाफ पे हमने कोशिश शुरू की। तो जब वो कोशिश साइन लगाया और वो साइन हर एप्लीकेशन के साथ लगा के मैंने हर डिपार्टमेंट को भेज दी, चूँकि हमारे यहाँ डिफेंस में कैंटोनमेंट है, DHA है, फिर DC है, फिर वो स्टेशन कमांडर, कोर कमांडर, पुलिस वगैरह, ये सारे जो भी डिपार्टमेंट थे कंसर्न, वहाँ हमने वो एप्लीकेशंस भेज दी। अच्छा, उस एप्लीकेशन के बाद अगले हफ्ते जाके हमने फॉलोअप्स शुरू कर दिए हर डिपार्टमेंट में जाके। अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पांस आया। हमारे यहाँ तो अमूमन ये तासुर होता है ना, कोई सुनता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई काम भी करने लगता, बोला नहीं कुछ नहीं होगा। एफ़र्ट हम करते नहीं, और जो एफ़र्ट कर रहे होते हैं उनको भी हम रोक रहे होते हैं। खैर, काम शुरू किया तो एक बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। आप यकीन माने कि हमारा 10-12 गलियों का एक इलाका है, मोहल्ला, तो वहाँ 3 महीने के अंदर पूरे एरिया में नई सीवरेज लाइनें डली, और जहाँ पहले 10-12 गलियों में सिर्फ 2 डस्टबिन थे, हर गली में डस्टबिन आया। 17 स्ट्रीट लाइट्स के नए पोल लगे और पूरी रोड्स बन गई, मतलब कारपेटेड एरिया। और ये सिर्फ सिटीजन, आप सब लोग शहरी अपनी मदद ऐसा ही है सर। अब्दुर्रहमान साहब, ऐसा नहीं लगता कि हम लोगों को अपन आगाही नहीं है कि हमें चाहिए क्या और हमें कहाँ मांगना है? मतलब रिस्पॉन्ड तो किया ना अथॉरिटीज़ ने आपको? नहीं, इसका भी मैं आपको थोड़ी तगोदो करनी पड़ी होगी, आई एम श्योर। इसका भी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। अच्छा, मुझे 2 जो जुमले मिले ना उसमें, जब मैं इदारों में गया, एक साहब ने कहा कि रहमान साहब, मैं पिछले 8 महीने से इस कुर्सी पर हूँ, अभी तक कम्युनिटी से मेरे पास कोई नहीं आया था, आप पहले हैं जो आए। अच्छा, एक और साहब थे, एक अफसर थे, उन्होंने कहा कि अब आप जाग गए तो हम भी जाग जाएंगे। तो ये 2 जुमले इस सारी जद्दोजहद का ख़ुलासा है, या इस जो आपने अभी एक चीज़ कही, ये हमारी नफ्सियात है, उसका ख़ुलासा है कि हम या तो खुद नहीं जाते और या तो हम खुद सोते रहते हैं। जब हम खुद सोते हैं तो आगे भी सब सोते रहते हैं। देखिए, कंप्लेन ना करने का मतलब ये है कि सब सही चल रहा है, ना जाने का मतलब ये है कि आप मुतमईन हैं। तो इदारे भी बोलते हैं, वो भी हमारी तरह पाकिस्तानी है ना, तो वो भी बोलते हैं कि ठीक है, हमारे सर पे जब तक कोई डंडा लेके खड़ा नहीं हो तो हम भी ऑफिस में काम नहीं करते, तो भी उनके पास कोई नहीं जाता, वो भी बोलते हैं ठीक है, सब सही चल रहा है, किताबों में, बुक्स में लिखा है ऑल गुड, ऑल ओके, कोई मसला नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, तो ठीक है, चलता रहे। लेकिन जब आप जाना शुरू होते हैं, मसले बताना शुरू होते हैं, तो वो ऊपर से भी प्रेशर आता है और फिर मसले मसाइल हल होना शुरू होते हैं। खैर, वो उसमें एक और मेरे लिए एक सीख थी कि एक रोड था वहाँ पे, वो रोड इतना टूटा था कि वो उस पर एक तो गटर उबल रहे थे, फिर पैदल भी कोई नहीं चल सकता था, इतना ख़राब था, गाड़ियों के जंप भी ख़राब हो जाता था, उस पर लाइटें भी नहीं थी। अच्छा, जब वो रोड बन गया, बिल्कुल नया कारपेटेड रोड, उस पर नई लाइटें चमकती भी लग गई, मतलब ज़मीन से आसमान पे आ गया वो रोड। तो उस रोड पे जब मैं चल रहा था, और वो जो मोटिवेशन थी, हमारे यहाँ मोटिवेशन हमेशा हम बाहर से ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन आपको आपके अंदर से, आपकी अपनी कामयाबियों से मिल रही होती है, जो हम हासिल नहीं करना चाह रहे होते। मोटिवेशन इज़ जस्ट लाइक अ धक्का। वो जो, अगर आपको बाहर से जो मोटिवेशन चाहिए, वो आपकी गाड़ी में अगर इंजन है तो आप धक्का लगाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगी। गाड़ी में इंजन नहीं, आप धक्का लगवाते रहें, यू कैन डू इट के नारे लगवाते रहें, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। आप जितना धक्का लगवा लें, धक्का लगाने वाले भी थक जाएंगे, आप भी थक जाएंगे। वो चंद लम्हों की, क्या कहते हैं, समात की अय्याशी होती है, कानों की अय्याशी होती है, और कुछ भी नहीं है वो मोटिवेशनल सेशन। आपका जब तक विजन नहीं है तो आपको मोटिवेशन किस चीज़ पे चाहिए? आपकी गाड़ी में इंजन नहीं है तो धक्का किस बात का? तो पहले तो आपको वो विजन बनाना पड़ता है। तो वो आपकी कामयाबियाँ, माइलस्टोन ही आपको वो जो हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन देती है, वो कोई और चीज़ नहीं दे सकती। वो किसी का लेक्चर, किसी और की स्टोरी वो आपको नहीं दे सकती। अंदर कुछ होगा तो। हाँ, तो वो जब मैं चल रहा था, वो जो अचीवमेंट थी 6 महीनों बाद, कि वो पूरा इलाका बदल गया, और जब मैं उस पर चल रहा था, मैंने बोला ठीक है, अब लोग कोई भी बात करें, मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा। और मैंने 2-3 उसूल बनाए कि कोई आए ना आए, मैंने ज़रूर इस पर काम करना है। कोई साथ दे या ना दे, कोई तनकीद करे, कुछ भी करे, मेरा रोल है, ये जिम्मेदारी मैंने खुद ली और मैं इसको निभाता रहूँगा। अच्छा, उसके बाद हमने इस पर काम शुरू किया, और अपने आप की हमने इतनी न्यूसेंस वैल्यू बना ली कि इलेक्शन में कोई भी पार्टी आती तो हमसे मिलती, आके सब चीज़ें करती। उसके बाद ये हुआ कि चूँकि इदारे सेम थे, तो मोहल्ले से मैंने इसको पूरे क्लिफ्टन डिफेंस पे एक्सपेंड करी। बहुत से लोगों की कंप्लेनें आती थी, अब उनको पता था इलाके में एक बंदा ये काम करता है, तो वो उसको हमने एक्सपेंड किया। अच्छा, उसमें भी बहुत सारी लर्निंग है। लोग हमेशा अमूमन ऐसा करते हैं कि जब भी कोई ऐसा वेंचर, ये चीज़ें बनाते हैं, 2-4 लोग को ही जो अपने करीबी दोस्त हैं उनको साथ रखते हैं, उनको हमरा रखते हैं।
मेरा एक मानना ये है कि जितने लोग ज़्यादा होते हैं, आपकी जितनी बड़ी टीम होती है, काम उतने आसान हो जाते हैं। आपकी यूनिटी, आपका क्या कहते हैं पावर, आपकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा शो होती है जितने ज़्यादा लोग होते हैं। लोग 4 लोगों में रह जाते हैं उलझे हुए और वो कुछ भी नहीं कर पाते। मेरी आज 30 लोगों की तो एक बेसिक टीम है और उसके बाद आगे सब कमेटियों में हमारे काफ़ी तकरीबन लोग हैं। 40 के करीब हमारी ज़ेली कमेटियां हैं जो एरिया वाइज भी हैं और डोमेन वाइज भी हैं। अच्छा, एज अ प्रेसिडेंट मैं उसको लीड भी कर रहा होता हूँ। मैंने हमेशा उन लोगों को शामिल किया है जिनसे मैं शायद दूसरी तीसरी मुलाकात होती थी और मुझे लगता था कि ये किसी मसले के लिए आया और इसको एक तड़प है, मतलब आज भाई साथ ही मिल के करते हैं, तो वो उसको हम लेते थे और कभी हिचकिचाए नहीं। कोई लोग आते थे बीच में, कुछ ख़राब भी आते थे, वो खुद ही शफल होकर निकल जाते थे। जो नहीं करता काम वो उसका एहसास भी हो जाता तो वो डर कभी नहीं रहा। अच्छा, जहाँ तक वो अवेयरनेस की बात है, वो अवेयरनेस हमने बड़ी क्रिएट की। मतलब हमने लोगों को बताया कि एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आप कंप्लेन करें CBC की, वहाँ पे मसले सॉल्व हो जाते हैं। वहाँ मसले अगर मुसलसल सॉल्व नहीं हो रहे तो CBC ने एक खुली कचहरी रखी है जो मंगल को 1:30 बजे के टाइम होती है, आप वहाँ जाके मसला हल कराएँ। अच्छा, लोग के फिर उस पर अजीब अजीब सवाल ना, जहाँ जो आपने कहा ना कि लोगों को पता नहीं होता कि मसले कहाँ हल होते हैं। लोग हम क्यों जाएं, वो हम तो टैक्स देते हैं वो, और वो टाइम ऐसा रखें हम कि ऑफिस छोड़ के जाएंगे, ये करेंगे, वो संडे को रखे मीटिंग। भाई संडे को पूरे पाकिस्तान की तरह वो ऑफिस भी ऑफ होता है, तो वो मतलब आप अपना ऑफिस ऑफ नहीं कर रहे एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, और आप चाह रहे हो संडे को पूरा ऑफिस आपकी कंप्लेंट सुनने के लिए खुले, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम इस चीज़ में भी बड़े जज्बाती हैं। तो यहाँ लोग एफर्ट्स करना ही नहीं चाहते। कोई और कर दे, किसी और की जिम्मेदारी है। यहाँ अब हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप की अगर हम बात करें तो जो पहला ग्रुप है उस पर 1000 से ऊपर लोग हैं। अच्छा, मैं उस ग्रुप में कह चुका हूँ, मैं जिस दिन इस ग्रुप में से सिर्फ आधे लोग 500 लोग उस खुली कचहरी में चले जाए ना, तो आप मुझसे खुशखबरी ले लीजिएगा। हमेशा 5 लोग भी नहीं जाते उस ग्रुप में से, तो आप तो क्या कहते हैं आधे की तो बात ही छोड़ दें। अच्छा, उसमें फिर हमने जो बहुत सारी काविशें की, उसमें हमने चूँकि 2020 का एक प्रोटेस्ट आया था, वहाँ पे एक बारिशें हुई थी, सब डूब गया था जी, तो उसमें हमने एक प्रोटेस्ट किया था। उस प्रोटेस्ट के नतीजे में FIR भी भुगती। खैर वो 1 साल उसको भुगतने के बाद वो ख़त्म हो गई। छापे भी मारे थे मेरे पीछे इन्होंने। तो उसके बाद हमने ये किया कि हमने कुछ केसेस इन पे किए जिसमें पानी एक बहुत बड़ा मसला था, पानी नहीं आता था डिफेंस में, नालों का एक मसला था क्योंकि सब डूबा था, और एक केस था प्रॉपर्टी टैक्स का, तो खैर अभी हमने किया था, और 2-3 और केस थे। अच्छा, पानी के केस में भी हमें एक आर्जी कामयाबी मिली हुई है कि जो पिटिशनर्स हैं उनको 5 बाउज़र मंथली फ्री मिलते हैं। मतलब तकरीबन 100 पिटिशनर है, आप 5 × 100 कर लें तो 500 बाउज़र हम मंथली फ्री ले रहे हैं CBC से। इसके अलावा पानी की सप्लाई लाइनों के थ्रू भी बेटर हुई है। उसके बाद जो नालों का काम था, पता नहीं आपका डिफेंस रिसेंटली जाना हुआ है नहीं हुआ, तो वो खुदा पड़ा है सब पूरा। ये हमारा केस था जिस पे इन्होंने ये नाले बनाना शुरू किया। अच्छा, चूँकि शायद ज़िद में बनाना शुरू किए या बेदिली से बनाना शुरू किए, ज़बरदस्ती काम कराया, तो सब रोडें खुद ही पड़ी हैं। तो इन्होंने सब तबाह कर दिया इन्होंने बनाने के नाम पे। अच्छा, फिर उसके अलावा गैस का इशू था, तो हमने सुई गैस से बात की क्योंकि गैस जगह जगह से लीक हो रही थी। तो वो गैस आई, वो इसीलिए नहीं आ रही कि वो लाइन डैमेज हो गई थी, या तो उसमें पानी भर आता था या वो लीकेज थी, तो रोडों पे आग भी लग रही थी। ये मसला तो PCHS में भी है, तो डिफेंस में नहीं है खाली। हमने तो हल करा लिया वहाँ पे। अच्छा। तो हमने तो पूरे एरिया की लाइनें चेंज करा दी पूरे डिफेंस की। तो वो खुद हमारे घर पे 2 साल से गैस नहीं थी, लेकिन उस लाइनों के चेंज होने के बाद अब गैस आ गई। 2 साल से गैस ही नहीं थी। हाँ, तो वो डिफेंस में बहुत सारी जगहों पे गैस नहीं थी, तो अब वो लाइनों के चेंज होने के बाद गैस आ गई है, हमारे घर भी गैस आ गई है। तो वो चीज़ें बेहतर हो रही हैं। पानी की सप्लाई हमने बेटर करा दी है, गैस हमने बेटर करा दी है। रिसेंटली प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया था कैंटोनमेंट ने, पूरे पाकिस्तान में बढ़ाया था, और बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, मतलब 200-300% का इजाफा किया था। अच्छा, कैंटोनमेंट या DHO वाइड इलाके हैं जहाँ टैक्स दिया जाता है प्रॉपर्टी। आप दूसरे कराची में उनको तो पता भी नहीं होगा प्रॉपर्टी टैक्स भी कुछ होता है। तो नहीं हम लोग भी देते हैं, PCHS वाले भी देते हैं, वो देते हैं, लेकिन गुलशन वाले भी देते होंगे। अमूमन ये लोगों को नहीं पता होता, और कितना देते हैं, 5000, 10,000, 20,000 इतना ही है, पता नहीं आपको आइडिया है नहीं इसका, लेकिन हमारे यहाँ 50,000 मिनिमम होता है, और वो 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख पे हर साल प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है। अच्छा, जब आप उसको इतना बढ़ा देंगे, एक का टैक्स आता था 70,000, अब उसका आपने 1.5-2 लाख पे कर दिया,
तो वो क्या करेगा इस महंगाई के दौर में। तो हमने इनको मीटिंग भी की, हमने कहा कि आप इस तरह ना करें, इतना टैक्सेस ना बढ़ाएं। चूँकि इनको ऊपर से ऑर्डर था 42 या 44 कैंटोनमेंट से पूरे पाकिस्तान में, इन्होंने अक्रॉस दी कंट्री इन्होंने वो बढ़ाए थे। तो हमने कहा ठीक है, हम फिर केस पे जाएंगे, अदालत जाएंगे, और हमने रेजिडेंट्स को जमा किया। तकरीबन हमारी एक लीगल एड कमेटी भी है जिसमें सारे लॉयर्स हैं, तो हमने रेजिडेंट्स को जमा किया। हमने 37 पिटिशंस इस पर फाइल की थी हाई कोर्ट में, और 100 से ऊपर रेजिडेंट्स हैं उसमें, और कुछ इंडिविजुअल्स की और कुछ हमने कंबाइन की, और इस तरह वो केस हमने जीत लिया। और उसमें हमने मुद्दा ही दूसरा उठाया था, क्योंकि वो 18वीं तरमीम के बाद ये नई जनरेशन को ये जानना बड़ा ज़रूरी है हमारे पाकिस्तान की आइन की नॉलेज, कि 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे मामला सूबाई हो चुके हैं। फेडरल के पास चंद बड़े मामलात रह गए हैं, बाकी हर चीज़ सूबाई हो गया है। तो ज़मीन जिसकी है, टैक्स लेने के इख्तियार भी उसी को है। तो हालांकि ये फेडरल इदारे हैं, ये जो कैंटोनमेंट्स होते हैं फेडरल के इदारे हैं, फेडरल इनको चलाता है, लेकिन ये ज़मीन चूँकि सूबे की है तो टैक्स सूबे को जाएगा। तो हमने ये मुद्दा उठाया है कि ये चूँकि ज़मीन सूबे की है तो टैक्स लेना कैंटोनमेंट्स का इख्तियार नहीं है, तो टैक्स इनसे रिवर्स किया जाए। और वो कोर्ट ने रिवर्स किया और कहा कि ये टैक्स सिंध गवर्नमेंट लेगी, ये आप नहीं लेंगे। अच्छा, अब जब सिंध गवर्नमेंट लेगी तो उससे रेजिडेंट्स को रिलीफ ये मिला है कि उसका मार्जिन चूँकि कम हो जाएगा और रेजिडेंट्स को इससे बड़ा फ़ायदा होगा। अच्छा, उसमें एक और बहुत दिलचस्प जो फ़ैसला आया वो ये कहा कि 18वीं तरमीम जो मंजूर हुई थी पीपल्स पार्टी के दौर में, जरदारी साहब ने की थी, तो 2012 से लेकर अब तक जो टैक्स लिया वो सारा गैर कानूनी है। तो अब तक जो कैंटोनमेंट से टैक्स तो वो वापस मिला? नहीं, वापस तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, टैक्स तो बहरहाल आपने देना ही है। तो अब वो सिंध गवर्नमेंट का डोमेन है, वो गैर कानूनी, वो सिंध गवर्नमेंट का डोमेन था ना। अच्छा। अब वो सिंध गवर्नमेंट खुद आपस में लड़े, हाथियों की लड़ाई में हम क्या करेंगे उसमें घुस के। तो वो सिंध गवर्नमेंट कैंटोनमेंट्स आपस में देखेंगे, क्योंकि अब बीच में आप वापस कैसे करेंगे? बीच में हो सकता है एक प्रॉपर्टी के 2-2, 3-3 ओनर बदले हों, तो वो किसको वापस जाएगा? अच्छा, वो तो कॉम्प्लिकेटेड है। फिर अरबों रुपए आप किस को किस हिसाब से वापस मिल चुके वो। हाँ चलो, तो वो गवर्नमेंट आपस में उसको डील करे। हाँ। तो उसके अलावा ये तो एक बड़ी चीज़ें थी। बीच बीच में हम प्रोटेस्ट भी करते रहते हैं, लोग के रोज़ाना की FIR की कंप्लेनें आ रही होती है, चोरी हो रही थी, किसी के कोई मसला आता है तो पुलिस में, हाँ, तो वो FIR भी हम लोग ही लॉन्च करा रहे होते हैं, किसी की शिकायत होती है। इसको स्प्रेड आउट क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ आप अपने चंद लाइन्स या जो लेन्स हैं उस तक क्यों? नहीं, मैंने बताया इसको तो हमने पूरे क्लिफ्टन फेज पे ले गए। तो अब तो ये हर इलाका वाइज इसकी एक कमेटी है। फेज़ 7 एक्सटेंशन की अलग कमेटी है, फेज़ 8 की अलग है, फेज़ 1 की, फेज़ 2 की, हर फेजेस की अलग है। फिर कुछ फेज़ वाइज नहीं है तो कुछ कमर्शियल वाइज हमने अलग कमेटीज़ बनाई हैं। तो वो उसके अलावा हम लोग, आपकी मीटिंग्स मंथली या बाय मंथली या किस तरह होती हैं? अब मैं अगर हम जो हमारी मीटिंग्स का आपस में और इदारों के साथ जो स्केड्यूल है वो हमारी मीटिंग्स लिखी जाती हैं। तो तकरीबन उससे पिछले महीने हमारी 90 मीटिंग्स थी जो हमने की थी आपस में इदारों के साथ। तो इतना हमारी टीम टाइम स्पेंड कर रही होती है, क्योंकि हर कमेटी अलग अलग बनी है। लॉ एंड ऑर्डर कमेटी अलग है, हेल्थ कमेटी अलग है जिसमें डॉक्टर्स हैं, फार्मा एंड हेल्थ अलाइड कमेटी अलग है जिसमें हॉस्पिटल और वगैरह लेबॉर्ट्री और फार्मा के लोग हैं। इसके अलावा पावर यूटिलिटी कमेटी अलग है जिसमें सुई गैसों के इलेक्ट्रिक की शिकायतें देख रही होती है। म्यूनसिपल अफेयर्स की कमेटी अलग है जो CBC की शिकायतें देखती है। DHA वाली कमेटी अलग है। लॉ एंड ऑर्डर की कमेटी अलग है जो पुलिस की शिकायतें देख रही होती है। तो ये सब हमारी कमेटीज़ है, पूरे एक टीम वर्क के स्ट्रक्चर बना है। आपके तहत अपनी मदद लिएज़ॉन विद द इदारों, हम एक तो ब्रिज का रोल प्ले करते हैं जहाँ रेजिडेंट्स की सुनवाई नहीं होती। वो जो एक बेबसी वाला फैक्टर है ना कि किसी को मुश्किल वक्त पे लोग खड़े होते हैं। अभी मैं पिछले दिनों ही एक मसला मैं आपको बताता हूँ। एक खातून ने रब्ता किया कि उनकी मासी को पुलिस उठा के ले गई है कि उस पर चोरी का इल्ज़ाम है, और तो मैंने कहा उठा के ले गई तो आप इस मसले में क्यों आ रही हो सकता है चोरी की है उसे, मैं क्या इस पर कर सकता हूँ? बोले नहीं, मुझे इस पर कोई मसला नहीं है कि उठा के ले जाए, लेकिन उसको वो शॉक वॉक दिए और टॉर्चर किया उसको। तो कैन दे डू दैट विदाउट? कर नहीं सकते, लेकिन मैंने बोला ठीक है, आप मुझे उसका नाम नंबर दें, मैं आगे बात कर लेता हूँ। तो खैर वो उस दिन नहीं आई। तो फिर 1-2 दिन बाद उनका दोबारा वो मैसेज आया कि वो उस जिसके घर जिसने चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, जिस खातून ने, उसकी बेटी ने एडमिट किया कि उसकी दोस्त ले गई थी वो चीज़ जो इस पे चोरी का इल्ज़ाम आया। तो अब वो उसको NIC वापस नहीं कर रहे पुलिस वाले। वो NIC लेने गई थी तो वो थाने में कह रहे हैं कि वो
वो जो मुद्दई है वो कहेगा तो हम देंगे, वरना नहीं। और मुद्दई कह रहे हैं मुझे अभी भी तुम पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है इसलिए मैं नहीं कर रही, हालांकि वो एडमिट कर चुकी है उसकी दोस्त। तो उससे मुझे बताया, मैंने आगे जो उनके मुताल्लिक बड़े अफसर थे उनको भेज दिया, तो पुलिस वाले उसकी शौहर की दुकान पर NIC वापस दे के उसको गए। तो वो तो इतनी एक न्यूसेंस वैल्यू हमने एक बना लिया। अभी रिसेंटली पूरा फेज़ 7 एक्सटेंशन एक फ़ेज़ है। अगर आप जाएं इत्तेहाद पे, मेन कोरंगी रोड से इत्तेहाद पे जब चढ़ते हैं तो लेफ़्ट साइड पे जो पूरा एरिया है जो क़य्यूमाबाद के साथ है वो फेज़ 7 एक्सटेंशन कहलाता है। आयशा मस्जिद से पहले लेफ़्ट साइड पे पूरा, तो वहाँ की अचानक गैस कट गई थी। मतलब ऐसी कटी कि पूरे एरिया में गैस ही नहीं थी किसी भी घर में, और वो पूरा एरिया सहरी के वक्त चाय के होटल पे खड़ा था। अल्लाह। और चाय के होटलों में भी चाय और पराठे ख़त्म हो गए थे। अच्छा, चूँकि वहाँ उस एरिया की भी कमेटी हमारी अलग बनी है, उसका एक अलग ग्रुप है, लोगों को मैसेज आना शुरू है, नो गैस नो गैस नो गैस नो गैस। लाइन लग गई। मैंने बोला ये अचानक गैस कहाँ चली गई? तो खैर सुई गैस वालों से रब्ता किया, हम खुद भी गए, हमने पूरी रात उनके साथ विज़िट किया, उसकी तस्वीरें भी हमारे पेज पे हैं। तो हमने वो 2-3 दिन लगा के जगह जगह से गैस रिस्टोर कराई उनकी। गैस रिस्टोर कराने के बाद चूँकि अभी नई लाइनें डली हैं, और नई लाइनें डलने के बाद होता ये है कि वो उनका मीटर से भी कनेक्शन होता है। तो बहुत से घर बीच में रह गए थे जिनके आसपास के तो कनेक्शन हो गए तो उनका नहीं हुआ। तो फिर हमने एक नई कैंपेन ये चलाई, भाई अगर आपका मीटर कनेक्ट नहीं हुआ फ़ौरन हमें बताएं, क्योंकि आसपास पड़ोस गैस है उस घर गैस नहीं है, क्योंकि वो नई लाइन से कनेक्ट नहीं हुआ। तो इस रमज़ान हमने कई नए कनेक्शन मीटरों के दोबारा करवाए कि उनके घर की गैस बहाल कराई। तो मुसलसल हम ये काम हो रहा है, काम हो जाता है, सुनवाई हो जाती है, सिर्फ अपना मसला लोगों तक कंसर्न पहुंचाना है और फिर उसके पीछे लगना है। ऐसा ही है। सुभान अल्लाह, बेहतरीन मिसाल आपके सामने मौजूद है। अपनी मदद आपके तहत मेरा ख़्याल है अब्दुर्रहमान साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिफेंस के लोग कम अज़ कम अगर आपको कोई दिक्कत है तो इनसे हेल्प ज़रूर लीजिए। एक्सेलेंट एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। वेरी क्विकली, लास्टली बट नॉट लीस्ट, अब्दुर्रहमान साहब, आप ट्रैवल भी कराते हैं, लोगों को ट्रैवल ग्रुप्स लेके जाते हैं एक्सपेडिशंस के ऊपर। क्यों है सफ़र वसीला ज़फ़र, और क्या राज है इसके अंदर कि हम अपने बच्चों को एज पेरेंट्स क्यों एक्सपीरियंस कराएं ट्रैवलिंग? मुख्तसरन अगर आप इस पर बात करें। अच्छा देखिए, वो तो कुएं का मेंढक वाला मुहावरा तो सुना ही होगा। उसका जो अगर आप जोग्राफिकली भी देखें तो वो जो मेंढक एक तंग जगह पे रह रहा है तो उसी को वो पूरी दुनिया समझ रहा होता है। और लेकिन जब वो उस दुनिया से बाहर निकलता है तो बोलता है इतनी बड़ी दुनिया, इतना ऊंचा आसमान, इतने दूर दूर तक कुछ लोग ही लोग, चीज़ें ही चीज़ें। तो वो जाहिर सी बात है कि जब आपका विज़न बड़ा होगा तो आपको चीज़ों की समझ भी उतनी ही बड़ी होगी। अच्छा, चूँकि हम एक शहर, एक मुल्क या एक साइकिल में आज की जो इस फास्ट दुनिया में या इस मटीरियलिस्टिक अप्रोच में हम फंस के जो रह गए हैं कि ऑफिस घर स्कूल घर, ऑफिस घर स्कूल घर, रिश्तेदार, वो एक कूलों का बैल बने जो बस एक घूमा जा रहा है। तो उसको तोड़ना बड़ा ज़रूरी होता है, और वो इसलिए भी ज़रूरी है कि आप जो सफ़र वसीला ज़फ़र की बात है, मैंने इसको शुरू किया था लर्निंग बाय ट्रैवलिंग के कॉन्सेप्ट पे। कोविड से पहले हम काम करते थे इस पे ट्रेनिंग पे, जो मेरा इदारा था स्किल ड्रिल्स के नाम से। तो फिर जब कोविड में ट्रेनिंग्स वगैरह ख़त्म हो गई, घूमना मेरा पैशन भी था। मैं अकेले सोलो ट्रैवल्स कर चुका, मैं कश्मीर अकेला घुमा हूँ, मैं स्वात अकेला घुमा हूँ। लोग बड़े हैरान होते हैं कैसे। मेरा बस मूड होता था साल में शादी से पहले, अब तो जिम्मेदारी आ गई, तो शादी से पहले बस बैग उठाता था, निकल जाता था, हफ्ता 3 दिन हफ्ता लगा के मैं वापस आ जाता था, वो एक चार्ज हो जाता था। मुझे याद है आपने L12 अकेडमी में जब ट्रिप कराया था, गवादर और ओरमाड़ा लेकर के गए थे हम बच्चों को। 2 बसें गई थी बड़ी वाली, और उसमें मेरी एक भांजी आई हुई थी अमेरिका से, तो क्योंकि हमने आउटसाइडर्स के लिए भी उसको खोला था स्कूल के बच्चों के अलावा, तो वो बच्ची भी थी, उसके 4 बच्चे मौजूद थे। अमेरिका से आई थी, 12 साल बाद अमेरिका से आई थी। वो आज तक याद करती है उस ट्रिप को। इतने साल हो गए, मेरे ख्याल से कब गए थे, 2019-20 कोविड से पहले की बात है। 19 होगा मुझे, मेरा ख्याल है कोविड से पहले की बात है। और वो आज तक याद करती है, और उसके बच्चे याद करते हैं कि हम वहाँ गए थे, हमने वो प्रिंसेस ऑफ होप और वो देखा, फिर वो बीच पे गए, फिर वहाँ हमने समंदर, इतना खूबसूरत वो गोल्डन बीच ओरमाड़ा का। तो मतलब अमेरिका से आए हुए बच्चे, उनको पाकिस्तान का ये छोटा सा एक सफ़र
जहन नशीन हो गया और वो याद करते हैं अब तक। तो ऐसा है कि जहन को वुसअत, वही मैं आपको बताने लगा था कि सफ़र खुद एक सीखने का बड़ा ज़रिया होता है। चूँकि आप निकलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, अच्छा बहुत सारी चीज़ों में ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है दुनिया में, अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ये भी है यहाँ पे। तो वो जो आपका एक्सपोजर एक चीज़ बढ़ते है, आप नए लोगों से मिलते हैं, नए मिजाज से आशना होते हैं, नई जगहें देखते हैं, नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, और उसके साथ साथ आपको चूँकि एक वो टफ़ होता है, बहरहाल जितना भी लग्जरी सफ़र होता है, तो वो उसमें आप एक सख्ती झेलते हैं। फिर बाज़ जगहों पे आपको वो डिसीजन मेकिंग की जो स्किल्स होती है वो आपको लेनी पड़ती है, सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, कॉन्फिडेंस आता है। अब मैं जिस ट्रिप की आप बात कर रही हैं, अच्छा वो 2 बसें थी और मेरे ख्याल 7-8 साल के बच्चों से लेकर उसमें 17-18 साल के बच्चों तक के लोग थे, और उसमें आप थी मेरे साथ और मैं था, तो बड़े कोई टीचर नहीं थे। तो इतने सारे बच्चे वो अकेले संभाले, वो सिर्फ इसलिए कि वो इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ थी। अच्छा वो पहाड़ों पे भी हमने चढ़ाया, कमर्शियल ट्रिप्स जाते हैं उड़मारा के, लेकिन वो टूर ऑपरेटर्स क्या करते हैं, बोलते हैं वो प्रिंसेस ऑफ वो पे आप जाएँ देख लें, जिससे चढ़ना होता है चढ़ जाते, जिससे नहीं चढ़ना हो नहीं चढ़ता। मैं पूरी 2 बच्चों की बसें लेके ऊपर चढ़ा, उनकी वो जो ट्रैकिंग स्किल्स हाँ, मुझे याद है मेरे साहबजादे भी गए थे, उसके अंदर ऊपर तक तस्वीरें वीडियो सब मौजूद है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, तो वो सब चीज़ें आपकी डेवलप हो रही होती हैं, तो वो सफ़र से आप बहुत सीखते हैं। और जो हमने कहा ना, हम एक विजुअल और तसव्वुराती दुनिया में महदूद होकर रह गए, तो उससे बाहर निकलना एक बहरहाल ज़रूरी, और उसका एक बहुत बड़ा ज़रिया सफ़र है। चलें आप व्लॉग बनाने के लिए चले जाएँ, मोबाइल लेके चले जाएँ, लेकिन निकलें ज़रूर सफ़र के लिए जाए। जज़ाकल्लाह खैर अब्दुर्रहमान साहब, बहुत मज़ेदार बातें हुई, एंड आई होप कि जो यंग पेरेंट्स और बच्चे बड़े सब सुन रहे हैं, और उम्मीद है कि सुन रहे होंगे, इन बातों से इंशाअल्लाह उनके लिए फ़ायदा होगा। सफ़र उर्दू वाला और उसके साथ में अपनी मदद आप के तहत डिसीजन लेना, अथॉरिटीज़ को अप्रोच करना और एतदाल को फ़ॉलो करना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम शायद बहुत सारी चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद तो कर सकते हैं ना, उम्मीद पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बाहर रख। आपका बहुत शुक्रिया, रोज़े में गर्मी में आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आखिरी अशरा भी अब ख़त्म होने को है, अल्लाह से दुआ है कि हमें अपना बना ले, अपने से राज़ी कर ले, और उन लोगों में शामिल कर ले जो कि उसके पसंदीदा लोग हैं, और हमें मुआफ़ करते। इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी आपसे, बहुत अच्छी बातें हुई। आई होप आई हैड द प्रिविलेज ऑफ योर टाइम। Jazakallah khair for watching this video, and if you want to watch more videos like this, please subscribe our channel on the right or the left side, I'm confused, and keep watching. Thank you so much.